रेगिस्तान की रेत में दबी हुई कहानियां, समुद्र की गहराइयों में छुपे राज और एक ऐसा देश जिसके बारे में दुनिया सोचती है कि यहाँ सब कुछ शांत है, पर सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाला है। क्यों कहते हैं लोग इसे सबसे पापी जगह? क्या है वो काला सच जिसे दुनिया छुपाकर रखना चाहती है? क्यों यहाँ के लोग रात होते ही गायब हो जाते हैं और सुबह उठकर एक शब्द भी नहीं बोलते? एक देश जहाँ कानून, दुनिया के सबसे सख्त परंपराएं, सबसे रहस्यमयी और रहस्य इतने गहरे कि उन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम खोलेंगे ओमान का वो चेहरा जिसे कैमरों में दिखाया नहीं जाता और बताएंगे ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप कहेंगे, क्या वाकई यह सच है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक अनकहा सच है ओमान का। क्या आप जानते हैं, ओमान दुनिया के सबसे पुराने और लगातार चलने वाले रॉयल फैमिलीज में से एक का घर है। अल सईद राजवंश ने 1740 से आज तक बिना एक भी ब्रेक के शासन किया है, जहां कई देशों में किंग्स और एम्पायर्स आते जाते रहे। वहीं इस परिवार ने लगभग 300 साल तक अपनी ताकत बनाए रखी। ओमान की सबसे बड़े बदलावों के पीछे एक नाम है, सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद, जिन्होंने 50 साल से ज्यादा समय तक देश को लीड किया। उनके आने से पहले ओमान एक क्वाइट डेजर्ट कंट्री माना जाता था, कम पॉपुलेशन, कम डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट आइसोलेटेड। लेकिन उनके विजन ने सब बदल दिया। उन्होंने शुरू किए फ्री एजुकेशन, मॉडर्न हॉस्पिटल्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, और आज ओमान मिडिल ईस्ट के सबसे पीसफुल, सेफ और एडवांस्ड देशों में गिना जाता है। बट वेट, द रियल शॉक इज कमिंग। अगर आप सोचते हैं कि 300 साल पुरानी राजशाही सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट है, तो रुकिए, क्योंकि अगली बात सुनकर आप सच में सरप्राइज्ड हो जाएंगे। ओमान में लोग शराब के बदले क्या ड्रिंक करते हैं पता है? अगर आप किसी ओमानी से पूछें योर फेवरेट ड्रिंक, तो ज्यादातर लोग सिर्फ एक नाम लेते हैं, माउंटेन ड्यू। हाँ, सच में ओमान में माउंटेन ड्यू हर जगह मिलता है। शॉप्स, कैफेज, रेस्टोरेंट टेबल्स, फैमिली गैदरिंग्स, वेडिंग्स, एवरीवेयर यू गो यूल सी इट। लोग फन में इसे ओमान की शराब भी कहते हैं, बिकॉज पार्टीज में सॉफ्ट ड्रिंक की जगह माउंटेन ड्यू सर्व किया जाता है। इवन डिनर्स में लोग इसे ग्लास में पोर करके पीते हैं। सम से जोकिंगली, नो वाइन, नो बियर, ओनली माउंटेन ड्यू हियर। ओमान एक ऐसा देश है जो इस्लामिक रूल्स का कड़ाई से पालन करता है, इसलिए अल्कोहल की सेल और कंजम्पशन पर बहुत रिस्ट्रिक्शन है। इसके चलते लोगों ने ऐसे ड्रिंक्स की ओर देखा जो रूल्स तोड़े बिना मजा और सेटिस्फैक्शन दे सकें। जब कोका कोला ओमान में आया तो उसने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बनाया, क्योंकि माउंटेन ड्यू पहले ही लोगों की हैबिट्स और दिलों में जगह बना चुका था। इसकी तिखी और खट्टी टेस्ट स्पाइसी ओमानी फूड के साथ परफेक्ट लगती है। यही इसकी पॉपुलैरिटी का सीक्रेट है। ओमान में शराब सिर्फ लाइसेंस्ड 5 स्टार होटल्स या हाई एंड रेस्टोरेंट्स में मिलती है, और घर पर खरीदने के लिए गवर्नमेंट परमिट चाहिए होता है, यानी यहाँ पीने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। जो कोई भी रूल्स तोड़ता है उसे हेवी फाइन्स या जेल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओमान की कल्चर सिर्फ यह नहीं है कि लोग क्या पीते हैं। अब हम बढ़ते हैं उस सेंटेड हार्ट की ओर, जहां कुछ ऐसा है जो गोल्ड से भी पुराना, रेयर और ज्यादा वैल्यूएबल है। और यही ओमान की असली कहानी है। तेल से पहले ओमान अपनी खुशबू के लिए जाना जाता था। लोबान, यह बॉसवेलिया पेड़ से आता है जो सिर्फ दक्षिणी धफ्फर क्षेत्र में मिलता है। ओमान दुनिया में लोबान का बड़ा प्रोड्यूसर है और करीब 17% सप्लाई देता है। इतिहासकार इसे रेगिस्तान का मोती कहते हैं। यूनेस्को ने भी लोबान की भूमि को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। अगर आप सलाह के बाजारों में चलें तो हवा पूरी तरह लोबान की खुशबू से महकती है। ओमानी घरों में मेहमानों का स्वागत करने के लिए इसे जलाना एक पुरानी ट्रेडिशन है, जो घर को शुद्ध और आदर और हॉस्पिटैलिटी का सिंबल बनाता है। लोग इसे कपड़े, बाल और फर्नीचर को खुशबू देने के लिए भी यूज करते हैं। सिर्फ सुगंध ही नहीं, लोबान के हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे तनाव कम करना, नींद ठीक करना और घाव भरना। ईमानदारी से कहें तो अगर आपको यह पुरानी खुशबू अपने घर ले जाने का मौका मिले, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें यस, और अगर नहीं तो नो। ओमानी महिलाएं परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मिश्रण है। उनका सबसे खास पहचान बुर्का मास्क है, जो कपड़े या पतली धातु से बनाया जाता है। हर डिजाइन अलग होता है,
क्षेत्र और जनजाति के हिसाब से। बुजुर्ग महिलाएं इसे रोज पहनती हैं, जबकि युवा महिलाएं इसे खास मौके जैसे त्योहार या शादी के लिए बचा कर रखती हैं। ओमानी महिलाएं लोबान, फ्रैंकिनसेंस के धुएं का इस्तेमाल भी करती हैं, जो पारंपरिक इत्र का काम करता है। वे इसे सुंदर बर्तनों में जलाती हैं और धुएं में खड़ी होकर अपने बालों और कपड़ों में इसकी खुशबू समा लेती हैं। यह सुगंध लंबे समय तक रहती है और एक तरह की पवित्रता और मौजूदगी का एहसास देती है, जिसे आधुनिक परफ्यूम दोहरा नहीं सकते। इसे शरीर और आत्मा की सफाई का प्रतीक भी माना जाता है। इसके बाद आती है मेहंदी की कला, जो ओमान में शाश्वत है। कई संस्कृतियों में मेहंदी केवल शादियों तक सीमित रहती है, लेकिन ओमानी महिलाएं इसे हर खुशी के मौके पर लगाती हैं, जैसे ईद, त्योहार या बच्चे के जन्म पर। यह उनके सृजनात्मक कौशल और सांस्कृतिक गर्व को दर्शाता है। अब सवाल है, आपको ओमानी महिलाओं की रहस्यमयी बुर्का मास्क के पीछे छिपी सुंदरता ज्यादा पसंद है या उनके हाथों पर उकेरे गए जटिल मेहंदी पैटर्न? अगर आप बुर्का पसंद करते हैं तो 1 लिखें, और अगर मेहंदी पसंद है तो 2। ओमान जैसे रूढ़िवादी समाज में, जहां समलैंगिकता न केवल अस्वीकार्य है बल्कि दंडनीय भी हो सकती है, वहां जानित का अस्तित्व चकित करने वाला और आकर्षक है। जानित वे पुरुष होते हैं जो महिला व्यवहार और रूप रंग अपनाते हैं, फिर भी समाज में उन्हें तीसरी लिंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। ओमान में यह बनाता है एक 3 भागी लैंगिक व्यवस्था: महिला, पुरुष और जान। जानित शारीरिक रूप से पुरुष होते हैं, लेकिन उनका लिंग प्रदर्शन, पहनावा और सामाजिक भूमिका पुरुष और महिला दोनों से अलग होती है। आप उन्हें उनके विशेष कपड़ों से पहचान सकते हैं। हल्के रंग के वस्त्र जो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले सफेद दिशदशा से अलग और महिलाओं के रंगीन पारंपरिक कपड़ों से भी अलग होते हैं। उनका हेयर स्टाइल भी मध्य लंबाई का होता है, जो दोनों पारंपरिक लिंग शैलियों के बीच संतुलन दिखाता है। दिन के समय जान समुदाय खुले तौर पर समाज में घुल मिल सकते हैं, लेकिन रात में उन्हें संस्कृति और पारंपरिक नियमों के अनुसार कुछ सीमाओं का पालन करना पड़ता है। उनकी सामाजिक पहचान सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उनके रिश्तों और रोमांटिक भूमिकाओं के आधार पर भी तय होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक पुरुष अंतरंगता में सक्रिय भूमिका निभाता है तो उसे पुरुष माना जाता है, जबकि जान निष्क्रिय भूमिका निभाता है और इसलिए तीसरी लिंग की श्रेणी में आता है। यह व्यवस्था जानित की पहचान को पारंपरिक समाज में जगह देती है, बिना इसे अस्वीकार या वर्जित मानने के। ओमान की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीकों में सबसे प्रमुख है खानजार, जो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। यह एक मुड़ा हुआ छोटा ब्लेड वाला खंजर होता है, जिसे चांदी या सुंदर चमड़े के म्यान में सजाया जाता है। औपचारिक समारोहों, शादियों और राष्ट्रीय उत्सवों के दौरान इसे कमर में पहना जाता है और यह साहस, मर्दानगी और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। खानजार की महत्ता इस बात से भी जाहिर होती है कि यह ओमान के राष्ट्रीय ध्वज, मुद्रा और सरकारी मुहरों पर भी अंकित है। एक ऐसा प्रतीक जिसे हर ओमानी पुरुष केवल कमर में नहीं बल्कि दिल में भी पहनता है। ओमान दुनिया के सबसे खास और महंगे इत्रों में से एक अमूवाज का घर है। यह ब्रांड 1980 के दशक में ओमानी शाही परिवार ने शुरू किया, जब सुल्तान काबूस ने चाहा कि ओमान की पारंपरिक इत्र निर्माण कला को दुनिया के सामने लाया जाए और यह विश्व नेताओं को देने वाला एक प्रतिष्ठित उपहार बने। अमूवाज की बोतल डिजाइन भी खास है। यह ओमानी संस्कृति के प्रतीकों से प्रेरित होती है, जैसे खानजार, पारंपरिक ढाल और सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद का गुंबद। समय के साथ अमूवाज ने वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल की और यह शान, वैभव और उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया। इसकी खुशबू और कारीगरी की दुनिया भर में तारीफ होती है। कीमत भी इसकी खासियत बताती है। 100 मिलीलीटर की एक बोतल लगभग 300 ओमानी रियाल यानी करीब 800 अमेरिकी डॉलर में बिकती है। यह इत्र पेरिस, टोक्यो और दुनिया के हाई एंड बुटीक में मिलता है और शाही परिवार, सेलिब्रिटी और कलेक्टर इसे खरीदते हैं जैसे यह कोई दुर्लभ कला हो। और अगर लग्जरी की बात हो रही है तो ओमान की एक और खास संपत्ति का जिक्र करना जरूरी है, ऊंट। आज के ओमान में रेसिंग कैमल की कीमत फेरारी जितनी हो सकती है। पहले ऊंट मरुस्थल में जीवन का हिस्सा थे। सामान ढोना, दूध और मांस देना, शादियों में दहेज के रूप में इस्तेमाल और पारंपरिक इलाज में भी। लेकिन अब ऊंट प्रतिष्ठा,
अमीरी और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बन चुके हैं। ओमान में ऊंट दौड़ अब सिर्फ एक स्थानीय परंपरा नहीं रही, बल्कि यह एक बड़ा मल्टी मिलियन डॉलर का अंतरराष्ट्रीय खेल बन गई है। सबसे बेहतरीन नस्लों वाले ऊंट लाखों डॉलर में बिकते हैं और उनके मालिक उनके स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर बहुत निवेश करते हैं। इन रेसिंग ऊंटों को विशेष डाइट दी जाती है, शहद, खजूर, दूध और इंसानों के लिए बनाए गए पोषक सप्लीमेंट भी। हर ऊंट की ट्रेनिंग बहुत ध्यान से होती है, नियंत्रित दौड़, मसाज थेरेपी और ग्रूमिंग, क्योंकि लक्ष्य केवल तेजी नहीं बल्कि सहन शक्ति और शरीर की सुंदरता भी होती है। यही वजह है कि ओमानी ऊंट पूरे अरब प्रायद्वीप में सबसे मशहूर और मांग वाले माने जाते हैं। हालांकि हर ऊंट इतना शानदार जीवन नहीं जीता। शहरों के बाहर वे खुले में चरते, सड़कों पर चलते और गांवों के पास आजादी से घूमते दिखाई देते हैं। ओमान अपने इतिहास पर गर्व करता है और यहाँ 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है बहला किला, जो रेगिस्तान से एक मृग मरीचिका की तरह उभरता है। यह 13वीं सदी का किला कच्ची ईंट और पत्थर से बना है और कभी शक्तिशाली बनु नभान कबीले का गढ़ था। इसकी विशाल दीवारें और निगरानी मीनारें स्थापत्य और सैन्य शक्ति का प्रमाण हैं। पश्चिम में बैत अल खुदम और अल आइन के पुरातात्विक स्थल हैं, जहां कांस्य युग की सभ्यता के 4000 साल पुराने अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा ओमान में अफलाज सिंचाई प्रणाली है, जिसे 5वीं सदी में बनाया गया था। भूमिगत नलिकाओं का जाल जो पहाड़ी झरनों का पानी दूर दराज खेतों तक पहुंचाता है। और दक्षिण में है लोबान की भूमि, ओमान के प्राचीन व्यापार साम्राज्य का केंद्र, जहां से लोबान से भरे जहाज पूरी दुनिया में जाते थे। पुरानी अल बलीद के समुद्र किनारे खड़े खंडहर आज भी इतिहास की खुशबू फैलाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर खबरें हिंसा और अशांति की होती हैं, ओमान एक अलग ही कहानी बताता है। यहां आप अपनी कार बिना लॉक किए छोड़ सकते हैं, रात में अकेले सड़कों पर घूम सकते हैं और फिर भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेंगे। इस सुरक्षा की जड़ें हैं सम्मान, विश्वास और इंसानी इज्जत, ओमानी समाज की असली ताकत। ओमान का समाज गहराई से इस्लामी सिद्धांतों पर चलता है, जो दया, ईमानदारी और जिम्मेदारी को बहुत महत्व देते हैं। बच्चे बचपन से सीखते हैं कि चोरी, धोखाधड़ी या हिंसा केवल कानून तोड़ना नहीं है, बल्कि विश्वास और गरिमा को तोड़ना भी है। ओमान की न्याय प्रणाली, जो शरीयत कानून पर आधारित है, गंभीर अपराधों के लिए तेज और सख्त दंड देती है। यह एक मजबूत निवारक का काम करता है। लेकिन यहाँ न्याय का मतलब केवल सजा देना नहीं है, समाज और रिश्तों को बहाल करना भी है। मध्यस्थता, परिवार की मदद और क्षमा विवादों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाते हैं और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखते हैं। ओमान में कम अपराध होने का एक सबसे बड़ा कारण है उसका घना सामाजिक ताना बाना। यहाँ परिवार और समुदाय गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर छोटे शहरों और गांवों में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपसी जिम्मेदारी और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे गलत काम अपने आप कम होते हैं। यही वजह है कि ओमान में शांति इतनी सहज और गहरी महसूस होती है। यह केवल कानून या पुलिस का परिणाम नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की संस्कृति और परंपरा का फल है। जबकि पड़ोसी देशों में दशकों तक अशांति और संघर्ष चला, ओमान ने अपनी शांति को लगभग चमत्कारिक तरीके से बनाए रखा। इसका बड़ा कारण है उसकी तटस्थ विदेश नीति, जिसमें ओमान किसी भी पक्ष का समर्थन करने के बजाय संवाद और समझ को बढ़ावा देता है। चाहे वह क्षेत्रीय विवादों में मध्यस्थता हो या पूर्व और पश्चिम दोनों के साथ दोस्ती बनाना, ओमान हमेशा शांत और पर्दे के पीछे काम करने वाला वार्ताकार रहा है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अर्जित किया और देश को खतरे से दूर रखा। अंदरूनी सुरक्षा के मामले में सरकार रोकथाम प्रथम रणनीति अपनाती है। खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर संभावित खतरों की निगरानी करती हैं, लेकिन डर या भारी सैन्य उपस्थिति नहीं फैलाती। शहरों में हर जगह हथियारबंद सैनिक या लगातार सायरन नहीं दिखते, क्योंकि ओमान की शांति अदृश्य और सहज महसूस होती है, जैसे यह रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हो। यहाँ नागरिक और अधिकारी इस विश्वास में हैं कि सुरक्षा डर से नहीं, विश्वास से आती है। और ओमानी मेहमान नवाजी की बात करें तो उसका प्रतीक है कहवा, यानी ओमान की पारंपरिक कॉफी। इसे बिना हैंडल वाले छोटे कपों में परोसा जाता है और हमेशा खजूर के साथ। यह जोड़ी हर घर की पहचान और संस्कृति का हिस्सा है। कहवा सिर्फ पेय नहीं है,
यह सम्मान, रिश्तेदारी और शांति का प्रतीक है जो ओमानी जीवन और सामाजिक संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। ओमानी कहवा वह कॉफी नहीं है जिसे दुनिया के अधिकांश हिस्से में पीते हैं। इसका रंग हल्का होता है, स्वाद हल्का मसालेदार और पूरी तरह बिना चीनी के होता है। इसमें इलायची, केसर और कभी-कभी गुलाब जल या लौंग डाली जाती है, जिससे इसका स्वाद बिल्कुल अलग और सुगंधित होता है। पहली बार पीने वाला मेहमान इसके स्वाद से हैरान हो सकता है, क्योंकि यह तेज कैफीन की जगह एक गर्म सुगंधित इत्र जैसा अनुभव देता है। लेकिन इस कॉफी की असली खासियत सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि इसके आसपास की परंपरा और रस्म में है। ओमानी घर में प्रवेश करने पर मेजबान का पहला काम होता है मेहमान को कहवा परोसना। इसे ठुकराना अशिष्ट माना जाता है, क्योंकि कहवा बांटना मित्रता और सम्मान का प्रतीक है। इसे पारंपरिक लंबी नली वाली चायदानी दल्ला से दाहिने हाथ से परोसा जाता है, जो सम्मान दिखाता है। मेहमान इसे छोटे कपों में धीरे धीरे पीते हैं, आमतौर पर 2 से 3 कप, और जब वे पी लेते हैं तो कप को हल्का हिलाकर यह संकेत देते हैं कि उन्हें और नहीं चाहिए। ओमानी कहवा की परंपरा सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है। व्यापारिक बैठकें, पारिवारिक आयोजन, शादियां और यहाँ तक कि सड़क किनारे के छोटे विश्राम स्थल भी इस रस्म का हिस्सा हैं। यह एक ऐसा रीति रिवाज है जो पीढ़ियों, समाज और जीवन शैली के अंतर को मिटाकर लोगों को जोड़ता है। कहता है, बैठो, बात करो, तुम अपने लोगों के बीच हो। एक ऐसे समाज में जहां शांति और रिश्ते सबसे बड़ी चीज है, कहवा केवल ताजगी नहीं बल्कि संवाद और दिलों का मिलन है। आज के युवा भले ही मस्किट के कैफे में एस्प्रेसो पीते हों, लेकिन घर लौटकर चूल्हे पर उबलती ओमानी कहवा की खुशबू उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ रखती है। यह एक परंपरा है जो बदलती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती। ओमान की सुंदरता केवल भव्य मस्जिदों या ऊंचे पहाड़ों में नहीं है, बल्कि उन लकड़ी के पारंपरिक दरवाजों में भी छिपी है जिन्हें लोग अक्सर नोटिस नहीं करते। ये दरवाजे सिर्फ प्रवेश द्वार नहीं हैं, बल्कि शिल्पकला, इतिहास और पहचान के जीवंत प्रतीक हैं। हर उकेरी हुई रेखा एक कहानी कहती है और हर डिजाइन उस घर की आत्मा को दर्शाता है। मस्कट, निजवा या सुर के पुराने इलाकों में चलते हुए इन दरवाजों को देखकर रुकना नामुमकिन होता है। वे आपको इतिहास की आवाज की तरह खींच लेते हैं। ओमान के ये दरवाजे दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। विशाल लकड़ी के पैनल पर जटिल ज्यामितीय पैटर्न, फूलों के डिजाइन और अरबी कैलीग्राफी उकेरे जाते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। कुछ दरवाजे चमकते पीतल के बटन से सजाए होते हैं, जबकि कुछ गहरे नीले, लाल और हरे रंगों में रंगे होते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत और कारीगरी के निशान हैं, जिन्होंने लकड़ी को एक कैनवास की तरह तराशा। इतिहास में ओमान में एक दरवाजा स्थिति और पहचान का प्रतीक माना जाता था। उसका डिजाइन और सामग्री परिवार की संपत्ति, संस्कृति और धरोहर को दिखाता था। बारीक नक्काशी वाला दरवाजा केवल कला नहीं, बल्कि गर्व की घोषणा होता था। कई दरवाजों पर कुरान की आयतें उकेरी जाती थीं, जिन्हें घर में आशीर्वाद और सुरक्षा लाने वाला माना जाता था। यहाँ तक कि धातु के बटनों की स्थिति भी मायने रखती थी। ये न केवल दरवाजे को मजबूत करते थे, बल्कि बुरी नजर और जलन से बचाने का प्रतीक भी थे। ओमानी दरवाजों की असली खूबसूरती उनकी अविश्वसनीय दीर्घायु में छिपी है। सदियों पुराने ये दरवाजे आज भी रेगिस्तान की तेज हवाओं का सामना करते हुए मजबूती से खड़े हैं। कई परिवार इन्हें संभालकर अगली पीढ़ी को सौंपते हैं, जबकि कुछ दरवाजे आधुनिक आर्ट गैलरी और बुटीक होटलों में नई जिंदगी पाते हैं, अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाले सेतु की तरह। अगर ओमान के दरवाजे उसकी आत्मा की खिड़कियां हैं, तो उसके सूख यानी पारंपरिक बाजार उस आत्मा का दिल है। जैसे ही आप इन बाजारों में कदम रखते हैं, आप सदियों पुराने व्यापार, कहानियों और संवेदी अनुभवों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। संकरी, भूल भुलैया जैसी गलियों में समय धीमा हो जाता है, ताकि इतिहास और मानवता साथ साथ सांस ले सकें। मस्किट का मुतराह सूख सबसे प्रसिद्ध है, जो शाम की पीली रोशनी में चमकता है। यहाँ की हवा लोबान, चंदन और मुर्रा की खुशबू से भरी होती है। दुकानों में चांदी के आभूषण, रंग बिरंगे कपड़े, प्राचीन खंजार और चमचमाते पीतल के दीपक दिखाई देते हैं, जैसे किसी पुराने खजाने की झलक। दुकानदार गर्मजोशी से आवाज लगाते हैं, केसर, खजूर और इत्र बेचते हैं और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां साझा करते हैं। यह बाजार सिर्फ खरीद फरोख्त का स्थान नहीं,
बल्कि ओमान की संस्कृति का जीवित संग्रहालय है। इसके बाद आता है नीजवा सूख, जो विशाल किले के पास स्थित है और अरब प्रायद्वीप के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। हर शुक्रवार सुबह यहाँ जानवरों की नीलामी होती है। बकरियां, गायें और ऊंट पत्थर की घेराबंदी के चारों ओर घुमाए जाते हैं और खरीदार बोलियां लगाते हैं। यहाँ की ऊर्जा जीवंत और धड़कती है। यह सामुदायिक जीवन का असली दिल है। दक्षिण में सलालाह का अल हुस्न सूख है, जहां ओमान का प्रसिद्ध लोबान व्यापार आज भी जीवित है। दुकानदार बोरों से सुनहरे रेजिन निकालते हैं, नमूना जलाते हैं और उसकी रहस्यमय खुशबू सूंघने का अवसर देते हैं। यहाँ इतिहास केवल याद नहीं किया जाता, यह जिया जाता है। ओमान कभी सिर्फ तेल, इत्र या लग्जरी रिसोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध नहीं था। यह पहले एक महान समुद्री साम्राज्य था, एक ऐसा देश जहां खोजकर्ता, व्यापारी और कुशल कारीगर समुद्र पर राज्य करते थे। उनके लिए समुद्र सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि जीवन का आधार था। एक ऐसी शक्ति जिसने ओमान को अफ्रीका, भारत, फारस और चीन तक जोड़ दिया। सदियों पहले ओमान के बंदरगाहों से निकलने वाले जहाज सिर्फ माल ही नहीं ले जाते थे, बल्कि संस्कृति, कहानियां और सभ्यताओं के बीच पुल लेकर चलते थे। इन जहाजों पर लोबान की खुशबू दूर देशों तक जाती थी और बदले में मसाले, रेशमी कपड़े और कीमती धातुएं ओमान के बाजारों को भर देती थीं। ओमानी नाविक दुनिया के सबसे सम्मानित नाविकों में गिने जाते थे। वे सितारों से दिशा पढ़ते, हवाओं की गति सुनते और लहरों की भाषा समझते थे। आधुनिक तकनीक के बिना भी वे महासागरों को ऐसे पार करते थे जैसे कोई बच्चे अपनी हथेली की रेखाएं पढ़ ले। उनकी विरासत आज भी जीवित है। ढाबों, ट्रेडिशनल वुडन बोट्स के निर्माण में, जो अब राष्ट्रीय धरोहर बन चुके हैं। ये ढाबे सिर्फ लकड़ी और रस्सियों से नहीं बनते, यह प्रेम, धैर्य और पीढ़ियों से चले आ रहे कौशल का परिणाम है। सुर और मस्किट के तटीय इलाकों में आज भी हथौड़ों की ताल, लकड़ी की चरमराहट और कारीगरों के गीतों की गूंज सुनाई देती है। यहाँ की सबसे अद्भुत बात यह है कि इन नावों को हाथ से बनाया जाता है, बिना लोहे की कीलों के, सिर्फ लकड़ी की कीलों और पारंपरिक जोड़ तकनीक से। और जब इन ढाबों को समुद्र में उतारा जाता है तो ऐसा लगता है मानो अतीत और वर्तमान एक पल के लिए एक दूसरे को गले लगा रहे हों। आज भले ही आधुनिक जहाज व्यापार का काम संभालते हों, फिर भी ओमान इन ढाबों का निर्माण सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, गर्व और अपनी जड़ों के प्रति प्रेम के लिए करता है। यह उन पुरखों की याद है जिन्होंने समुद्र को घर माना और जिनकी वजह से ओमान दुनिया के नक्शे पर चमका। ओमान हमें याद दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी विरासत में होती है, और विरासत वही होती है जिसे दिल से जिया जाए। ओमानी नाविक अपने समय के सबसे सम्मानित नाविकों में गिने जाते थे। उनके लिए समुद्र सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह जीवन और संस्कृति का हिस्सा था। वे अपनी नौकाओं को सितारों की मदद से, लहरों की लय समझकर और समुद्र के बदलते मूड को पढ़कर नेविगेट करते थे। हर यात्रा एक रोमांच थी, हर लहर उनके साहस की परीक्षा। आज भी सुर के तटीय शहर में जहाज निर्माण की आवाज सुनाई देती है। यहाँ मशीनों का कोई काम नहीं, केवल कुशल हाथ और पुरखों का ज्ञान। समय बदला, दुनिया बदल गई, पर ये ढाबा आज भी ओमान में बनते हैं। व्यापारिक जहाजों ने इन्हें पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ये नावें केवल काम की वजह से नहीं, बल्कि सम्मान और विरासत के लिए बनती हैं। जब आप सुर के तट पर इन जहाजों को देखते हैं तो आपको लगता है जैसे समय अपनी गति बदल देता है। समुद्र और लकड़ी के बीच एक प्राचीन संवाद फिर से जीवित हो उठता है, और जब शाम की धूप समुद्र की लहरों पर झिलमिलाती है तो हर ढाबा जैसे अपनी कहानी सुनाने लगता है, यात्राओं की, साहस की और उन अनगिनत हाथों की जिन्होंने इसे बनाया। यह सिर्फ नाव नहीं, बल्कि ओमान की आत्मा, उसके इतिहास और उसके समुद्री गौरव का जीता जागता प्रमाण है। दोपहर के सुनहरे रेगिस्तान से लेकर मस्किट के फिरोजी तटों तक फैली यह धरती ओमान आज भी एक छुपी हुई दुनिया की तरह है। यहाँ की रेत के कणों में इतिहास की खुशबू है और समुद्र की हर लहर में पुरखों के सफरों की आवाज गूंजती है। ओमान की सुंदरता ऊंची इमारतों या चमकदार रोशनियों में नहीं, बल्कि शांति, गहराई और इंसानी गर्माहट में बसती है। यहाँ की पहचान खंजार की हल्की झनकार में है, जो सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि सम्मान, परंपरा और गरिमा का प्रतीक है। घरों से उठते लोबान के धुएं में ऐसी पवित्रता है कि मानो हर कोना दुआओं से भर जाता है। यहाँ के रेगिस्तानी सूखों में गूंजती हंसी दुनिया को सिखाती है कि खुश रहना परिस्थितियों का नहीं,
दिल का फैसला होता है। तटीय शहरों में जहाज बनाने वाले कारीगर आज भी समुद्र से उसी श्रद्धा से बात करते हैं जैसे उनके पूर्वज सदियों पहले किया करते थे। हथौड़े की ताल, लकड़ी की चरमराहट और समुद्री हवा की सरसराहट, यह उनके लिए सिर्फ ध्वनि नहीं, एक पवित्र संगीत है। ये ढाबे, ओमानी लकड़ी के जहाज सिर्फ नाव नहीं, बल्कि यादें, विरासत और समुद्र के प्रति प्रेम का जीवंत प्रमाण है। और जब शाम ढलती है तो अरब सागर का फिरोजी पानी सोने में रंगा हुआ लगता है। खजूर के पेड़ों की परछाई और दूर से आती अजान की आवाज ओमान को एक ऐसी जन्नत बना देती है जहां आधुनिकता और परंपरा हाथों में हाथ डालकर चलती है। ओमान हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे असली सुंदरता शोर में नहीं, बल्कि सादगी में छिपी होती है। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए, ओमान के बारे में कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा हैरान या प्रेरित कर गया? और अगर कभी ओमान जाने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या अनुभव करना चाहेंगे? रेगिस्तान की रात में सितारों का नजारा, मस्किट के तट पर ढाबा निर्माण, मस्जिदों की शांत आध्यात्मिकता या लोबान की खुशबू से भरा पारंपरिक बाजार? आपकी राय शायद हमारी अगली यात्रा की दिशा तय कर दे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई धरती की एक नई कहानी के साथ।